नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में 2 फैसलों ने जैसे देश की राजनीति की दिशा पूरी तरह से बदल दी। अंग्रेजी में कहें तो अपसाइड डाउन। और ये जो दोनों अहम फैसले हैं, ये फैसले विपक्ष के हैं जो सीधे सीधे मोदी जी के वोट बैंक को, बिग हिंदू वोट बैंक को हिट करते हैं। और आप कह सकते हैं कि पिछले 9.5 सालों में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, मोदी जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वोटों की राजनीति में पहली बार पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये दोनों फैसले जो मोदी जी पर भारी पड़ रहे हैं, बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं, इत्तेफाक से ये एक ही शख्स ने लिए हैं, यह नीतीश कुमार ने, और एक नई तरह की राजनीतिक बिसात देश में बिछा दी है नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की तरफ से। अब इससे पहले कि मैं बड़े खुलासे की तरफ बढ़ूं, मैं चाहता हूं दोस्तों एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। और सीक्रेट यह है कि मोदी जी सचमुच अगर किसी से घबराते हैं, सचमुच अगर किसी से घबराते हैं, तो वो शख्स ये है नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जो 1998 से 1998 से अब तक इस देश में अपराजित है। खिलाड़ी नंबर 1 नीतीश कुमार। अब आगे बढ़ने से पहले नीतीश कुमार के जो ये 2 बड़े फैसले, जिन्होंने कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि राजनीति की दिशा को बदल दिया, एक नई तरह का आप कह सकते हैं बिसात बिछाई है। और वो 2 फैसले ये हैं। पहला फैसला जो उनका कल का था, जब उन्होंने कास्ट सेंसस का डेटा को रिलीज किया। हिंदुस्तान में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतनी हिम्मत दिखाई, किसी नेता ने। और तब जो आंकड़ा सामने आया ओबीसी और ईबीसी का, अति पिछड़ा का 63%। ये जो 63% का आंकड़ा है, इसने जैसे होश उड़ा दिए आरएसएस और बीजेपी के। जो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स थी, उस पर आप कह सकते हैं सबसे बड़ी ठोकर लगी 9.5 साल में। ओबीसी प्लस ईबीसी, पिछड़ा प्लस अति पिछड़ा, 63%। अब नीतीश कुमार ने कल जब ये कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज किया, तो लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। वो खुद मंडल बन गए। और ऐसे में जो सवर्ण हैं, जो अपर कास्ट हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, भूमिहार हैं, जो अपर कास्ट हैं, सवर्ण, ये वोटर उनसे नाराज हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। शाम तक की खबर बिहार की थी, लेकिन सुबह आते आते नीतीश ने थोड़ा दिल बड़ा किया और अपनी राजनीति का जो कैनवास था उसको भी बड़ा किया। आज उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई, तेजस्वी को बुलाया, सबको बुलाया, और उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि जो सवर्ण हैं, जो गरीब सवर्ण हैं, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो सवर्ण जो पैसे से भी टूटे हुए हैं, जिनको रिजर्वेशन मिलता नहीं, उन 10% सवर्ण, उन 10% अपर कास्ट को आज कैबिनेट का डिसीजन लिया, उनको भी रिजर्वेशन दिया। अब ये तो ऐसा था कि जैसे सांप छाती पर लौटने लगा बीजेपी के नेताओं को। ये नीतीश ने क्या कर दिया, कल ओबीसी के वोट बैंक पर हमला और आज सवर्ण वोट बैंक पे हमला। अगर आप देखें तो 2 अक्टूबर को जहां कास्ट सेंसस लाके नीतीश कुमार ने मोदी जी के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी पर स्ट्राइक किया, वहीं 24 घंटे बाद 3 अक्टूबर को जो बेस वोट है बीजेपी का, सवर्ण वोट, अपर कास्ट वोट, उस पर भी कहीं ना कहीं नीतीश ने स्ट्राइक कर दिया। 2 दिन में 2 मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार। अब जाहिर तौर पर जो 9.5 साल में इस हिंदुस्तान की सियासत में नहीं हुआ, वो नीतीश कुमार ने 2 दिन में कर दिया। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी को बैकफुट पर ले गए नीतीश कुमार। और शायद यही वजह है कि पिछले 48 घंटों से या 2-3 दिन से मोदी जी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, और वो उनके भाषण में वो बौखलाहट दिख रही। और इसका कारण क्या है, मैं पहले कारण बताता हूं, फिर मैं मोदी जी के कुछ बोल भी सुनाता हूं आपको। लेकिन कारण समझ लीजिए कि मोदी जी इतना तिलमिलाए क्यों है अंदर ही अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आरएसएस का प्रेशर है उनके ऊपर। आरएसएस चाहती है कि कास्ट सेंसस पर मोदी चुप रहे। मोहन भागवत का प्रेशर है कि आप कास्ट सेंसस पर कुछ ना बोलिए, होठ सिल लीजिए आप। और उसका कारण यह है कि आरएसएस चाहता है कि अगर कास्ट सेंसस
मोदी जी ने करा दिया, या अगर बीजेपी की सरकार ये फैसला लेती है प्रेशर में, वोट बैंक पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदू है, हिंदू यूनिटी है, ये बिखरने लगेगी, जातियों में बिखर जाएगी हिंदू यूनिटी। तो ये सबसे बड़ा डर है। अब मोदी जी की एक और सियासी मजबूरी देखिए कि चाह कर भी वो ओबीसी पर नहीं बोल पा रहे। नीतीश कुमार ने जो ओबीसी का जो खेल खेला है, ओबीसी प्लस ईबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा, 63% जो वोट शेयर है, देखा जाए तो 2014 और 2019 में इसी वोट को हासिल करके मोदी जी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। लेकिन अब आरएसएस का दबाव है, राजनीति कुछ इस तरह की गड़बड़ाई है कि मोदी जी ओबीसी पर भी नहीं बोल पा रहे। वो भाषण तो 40-45 मिनट का अपनी रैलियों में दे रहे हैं, इस मुद्दे को नहीं छू पा रहे। और एक और मुद्दा है जहां पर उनके होठ सिले मोदी जी के, वो है 10% रिजर्वेशन जो सवर्णों को दिया है आज नीतीश कुमार ने। और ये तो बेस वोट है मोदी जी का, जिसमें ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जिसमें आप कह सकते हैं वैश्य हैं, बनिया हैं, जिसमें कायस्थ हैं, भूमियार हैं। ये जो चंक है 15-16% का, इसको जिस तरह से 10% का ईडब्ल्यूएस के तहत नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन दे दिया है, इस पर भी मोदी जी बोल नहीं पा रहे। और शायद इसीलिए मोदी जी के भीतर एक छटपटाहट है, तिलमिलाहट है। अब ये जो छटपटाहट है, तिलमिलाहट है, इसे आप नर्वसनेस भी कह सकते हैं, घबराहट भी कह सकते हैं। ये घबराहट आज छत्तीसगढ़ में देखी जब वो भाषण दे रहे थे और वहां उनके मुंह से अचानक निकल गया कि किसी तरह से जो विपक्ष है ये हिंदुओं को बांट रहा है। मैं हिंदुओं को बंटने नहीं दूंगा। हिंदुओं को बांटने का खेल कर रही है कांग्रेस। नीतीश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका यही था कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है जातियों में, और ये सच उनकी जुबान से निकल गया। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। और इसी नर्वसनेस में या छटपटाहट में मोदी जी ने कुछ और भी बातें कहती हैं। उसमें से कुछ बातें गलत हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि मनमोहन सिंह तो इस देश के सारे नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधन मुसलमानों को देना चाहते थे। ये उन्होंने बोला है कि मुसलमानों को देना चाहते थे। अब ये बयान भी गलत है। पहले बयान सुन लीजिए, फिर मैं सच्चाई पर आता हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं मोदी जी वाकई प्रेशर में हैं, नीतीश कुमार के कास से बौखलाए हुए हैं और झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम्स को पहला हक है संसाधन का, इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला हक माइनॉरिटीज का, यह बात नहीं की थी। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि इस देश पर जो पहला हक है नेचुरल रिसोर्सेज पर, वो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, माइनॉरिटीज का है, पिछड़ों का है, अति पिछड़ों का है, बच्चों का है, महिलाओं का है। सुनिए आप मनमोहन सिंह को। of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. अब मोदी जी की जो छटपटाहट है, जो प्रेशर है उनके ऊपर, या जो तनाव दिखता है, उसके दोस्तों दो कारण हैं, दो अहम कारण बहुत से, लेकिन दो अहम कारण है, प्राइम कारण है। पहला कारण यह है वोट शेयर, वोटों की गिनती, उसमें मोदी जी पिछड़ रहे हैं। जिस तरह से इंडिया अलायंस बनी और ज्यादातर जो विपक्ष की पार्टियां थी एक छतरी के नीचे आने लगी, तो मोदी जी को लगा कि वोट शेयर में वो पिछड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अगर आप ये आंकड़ा देखें 2019 का, तो बीजेपी का 2019 में जब उसने प्रचंड बहुमत हासिल की 37% वोट शेयर था, और उस वक्त भी विपक्ष का जो वोट शेयर था वो 62% प्लस था। क्योंकि विपक्षी पार्टियां एक नहीं थी, एकजुट नहीं थी, बिखरी हुई थी, इसलिए मोदी जी नंबर 1 पार्टी बन गए। इस बार ये अपोजिशन यूनिटी है, ये वोट जो है विपक्ष का जो बिखरा हुआ था वो एक हो रहा है, और यही मोदी जी को डरा रहा है कि ये जो 62% वोट एक हो रहा है, इससे जीते तो कैसे जीते, इसको तोड़ें तो कैसे तोड़ें, इसकी तोड़ है क्या, ये मोदी जी के पास अब तक नहीं है। और सेकंड फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर। वोट बैंक में जो सबसे बड़ा चंक था 2014 और 2019 के बाद,
मोदी जी ने ओबीसी, जो हिंदुओं में ओबीसी और ईबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा, इसको टारगेट किया था, अपनी तरफ लाए थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां। ये जो वोट चंक है, जो तकरीबन 63% है, जैसा कि कल के सेंसस से हमें पता लगा, अगर आप इसे 50% भी मान लीजिए, 50%, तो 50% में भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सेंध मार दी है। तो एक चोट उनको वोट शेयर की लगी, दूसरी चोट उनको वोट बैंक की लगी, और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व पर जातियां हावी हो रही हैं। और मोदी जी की छटपटाहट की यही सबसे बड़ी वजह है। और असली सवाल, क्या सचमुच में मोदी जी का जो रथ है, जो 2024 की तरफ बढ़ रहा है, वो एक दलदल में फंस गया है और फंसता ही चला जा रहा है? और क्या इस दलदल से वो निकल पाएगा? क्योंकि जैसे मैंने कहा, वोट बैंक, वोट शेयर, दो मोर्चों पर मोदी जी साफ पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या मोदी जी विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचेंगे 2024 पर? क्या वो शपथ ले पाएंगे या शपथ से दूर होते चले जा रहे हैं? मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर से ये सवाल पूछते हैं, और एक सेकंड ओपिनियन आपको मिलेगा। जो मैंने कहा उसका सेकंड ओपिनियन क्या है, मुझे लगता है कि अगर आप टाइगर को भी सुनेंगे तो ये पिक्चर और क्लियर होगी, क्योंकि यही पिक्चर 2024 तय करने जा रही है। इस पिक्चर को समझने की कोशिश करिए। सुनते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर को। टाइगर, मेरा पहला सवाल है, कल नीतीश कुमार ने छक्का मारा, और ये जो छक्का था ये ओबीसी पर था। सीधे सीधे जो आप कह सकते हैं मोदी और शाह का 2014 के बाद जो कोर वोट था, उसी पे हमला कर दिया। और आज उन्होंने कैबिनेट में एक नया शगुफा, एक नया खेल, एक नया आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक खेला है। और वो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का ये है कि ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो कमजोर तबका है, इसको भी 10% इन्होंने आरक्षण दे दिया। यानी जो 15% जो समन नाराज थे, उन 15% में 10% जो गरीब हैं, अनरिजर्व कोटे के, उनको भी सौगात दे दी। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 56 भोग की थाली सजा दी है चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने, और इधर मोदी छटपटाए हुए हैं। मोदी की ये जो छटपटाहट है, और ये 2 दिन लगातार जो छक्के पे छक्का मारा, आपको लगता है कि हर गेंद पर मोदी जी पिट रहे हैं? हर गेंद पर मोदी जी पिट ही नहीं रहे हैं। हर गेंद पर मोदी जी को यह लग रहा है कि फॉलो ऑन नहीं देना पड़े मैच में। जी, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, फॉलो ऑन तक की बात आ गई है। दीपक जी, अभी ओबीसी की जनगणना से मोदी जी क्यों भाग रहे थे? हिंदुओं को यदि बांटना नहीं चाहते, मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदुओं को बांटने नहीं दूंगा, तो फिर इलाहाबाद के कुंभ में दलितों के पैर धोके, क्या आपको कोई ब्राह्मण गरीब नहीं दिखा? कोई ठाकुर गरीब नहीं दिखा? कोई कायस्थ गरीब नहीं दिखा? कोई वैश्य गरीब नहीं दिखा? कोई तेली माली गरीब नहीं दिखा जिसके पैर धोए जाते थे? क्यों धोए अपने पैर दलितों के वहां पे? क्या दिखाना चाहते थे आप इलाहाबाद में? जब आप करो तो सदाचार। अरे, आपने दलितों के पैर धो के पूरे देश में महिमा मंडन किया कि देखिए हम इलाहाबाद के कुंभ में दलितों के पैर धो के शुरुआत की है। जातियों को किसने बांटा? मोदी जी और मोदी जी की पार्टी ने बांटा है। मोदी जी की पार्टी हमेशा यही बात करती आ रही है। आप राष्ट्रपति बनाते समय आपने ये क्यों नहीं कहा मैंने किसी गरीब को राष्ट्रपति बनाया? आपने ये क्यों कहा किसी दलित को राष्ट्रपति मैंने बनाया? आप ये क्यों कहते कि द्रौपदी मुर्मू जी गरीब घर की थी, संघर्ष करके उन्होंने अपनी जिंदगी जी है? आपने कभी कहा कि मैंने एक गरीब को बनाया है? तब आपने कहा कि मैंने एक आदिवासी को बनाया है, क्योंकि वोट पे नजर आदिवासियों की थी। गुजरात के चुनाव थे। लेकिन टाइगर, आपको लग क्या रहा है, आपको टाइगर लग क्या रहा है कि मोदी की थाली से सारी कटोरियां निकल रही हैं? वोट की जितनी कटोरी थाली में जो सजी हुई है, ओबीसी निकल गया, थाली लेके निकल लिए हैं नीतीश जी। जब नीतीश जी ने छोड़ा साथ, मैं बता रहा हूं दीपक जी, जब नीतीश जी ने साथ छोड़ा बिहार में जी, वो एक पहला क्रांतिकारी कदम था, और उस दिन से इनका काउंटडाउन चालू हो गया था मोदी जी का। नीतीश जी ने साथ छोड़ा, इन्होंने नीतीश को टारगेट बनाया। उसके बाद आज जो इंडिया गठबंधन का जो आप जी देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं, जी हाँ, स्वरूप देख रहे हैं, जो आप पूरा
एक गठबंधन इतनी बड़ी है, छतरी है, इसकी इतनी सारी नींव, पार्टियां, इसकी 36-38 नींव पार्टियां। नीतीश कुमार ने दागी, क्योंकि पहले नीतीश यूपीए तो कुमार। था ही, लेकिन ममता दूर थी, केजरीवाल दूर थे। इन दोनों का संवाद स्थापित कांग्रेस से किसने करवाया? नीतीश कुमार ने करवाया। बिहार में पहला पटना में मीटिंग किसने करवाई? नीतीश बाबू ने करवाई। बेंगलोर में कौन गया? नीतीश गया। ये बात अलग थी कि एक मेले के उद्घाटन में वापस क्या आ गए, गोदी चैनल ने चलाना शुरू कर दिया कि इंडिया टूट गया, इंडिया टूट गया। फिर जातिगत नीतीश जनगणना, कुमार। जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गया? क्या तकलीफ है यदि हिंदुओं में कौन कितना है, ये यदि जानकारी चाहता है कोई, तो अशिक्षित रखना ये बीजेपी और संघ का सबसे बड़ा प्लान था कि मतदाताओं को अशिक्षित रखो, उन्हें अज्ञान के गंगा में गोते खाते लेने दो और अपन ज्ञान दे देके उन पर राज करो। आपको टाइगर लगता है कि जिस तरह से आप पूरी देश की राजनीति को देख रहे हैं, आपने कहा कि नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिन्होंने जब मोदी को छोड़ा तो एक कंसेप्ट बना कि बाकी अपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, यानी इंडिया अलायंस का कंसेप्ट बनने लगा। और फिर इंडिया अलायंस का ब्लूप्रिंट तैयार नीतीश कुमार ने किया खड़गे और राहुल गांधी के साथ, जो आप कह रहे हैं कि भाई वो ममता बनर्जी को लेके आए, वो केजरीवाल को लेके आए। कम्युनिकेशन गैप था अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में, ममता बनर्जी, उन सबको उन्होंने पाटा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से शॉट खेल रहे हैं, जिस तरह से हर गेम पर शॉट खेल रहे हैं, जबरदस्त शॉट खेल रहे हैं नीतीश कुमार, क्या आज की तारीख में चाणक्य जो हैं देश की राजनीति में वो शरद पवार नहीं है? आज की तारीख में जो चाणक्य हैं वो उद्धव ठाकरे नहीं है, वो अमित शाह नहीं है। आज की तारीख में जो चाणक्य का चेहरा कहीं दिखता है वो नीतीश कुमार है। यानी जो बिसात बिछाकर गेम खेलना है वो नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत साइलेंटली गेम खेले हैं और बहुत सही समय पे ये सर्वे का रिपोर्ट बाहर लाया। अब ये कहते हैं कि मेरे लिए जाति गरीब है। अब नरेंद्र मोदी जी कितने अशिक्षित प्रधानमंत्री है, इसका बेहतरीन उदाहरण मैं आपके सामने अभी पेश करता हूं। वो कहते कि गरीब मेरी जाति है, मैं मानता हूं गरीब जाति है। तो इनको ये पूछिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ये दो रिजर्वेशन यदि छोड़ दिए तो बाकी जितने भी रिजर्वेशन है देश में, उस पे क्रीम लेयर का एक टैग है। जिस परिवार की इनकम 8 लाख रुपए सालाना है वो रिजर्वेशन के हकदार नहीं है, एससी एसटी छोड़ के। इसका मतलब गरीब ही बेस है उस रिजर्वेशन का भी। अब तो इन्होंने ऐसा गेंद मारा, मतलब ऐसा हुक मारा है, हेलीकॉप्टर शॉट बोल सकते हो आप उसको, घुमा के इनकी गर्दन में मोच आएगी, देखते देखते बॉल किधर पड़ा। सवाल यह है कि 10% रिजर्वेशन अपर कास्ट के गरीबों को, पंडित ठाकुरों को दे दिया। पंडित ठाकुरों को भी आपके गरीब है तो मतलब मैं एक चीज कह रहा हूं, टाइगर लोग कह रहे थे गरीबी की जाति नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और गरीबी की जाति के साथ न्याय नीतीश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बोल बच्चन है, करते नहीं है। आप बोलते रहे, नीतीश ने करके दिखाया। टाइगर एक चीज और जानना चाह रहा था, ये जो मैं एक थोड़ा सा आजकल मोदी जी का चेहरा देखता हूं तो थोड़ा सा एक टेंस उसमें को देखता हूं, काफी तनाव है जैसे। और मोदी जी ने भी हाल में ही इंटरव्यू दिया था एक बॉडी बिल्डर को, जब झाड़ू लगा रहे थे मोदी जी, 2 दिन पहले की बात है। तो मोदी जी ने कहा कि साहब 2 प्रॉब्लम है, एक तो खाना देर से हो जाता है और नींद को मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये मोदी जी ने खुद कहा कि नींद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी है नींद। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, एक खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ये जो नींद उड़ा रखी है नीतीश कुमार ने, उसका कारण क्या है कि मोदी जी को लग रहा है कि भाई बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीट ले गए थे, बड़ी आसानी से बिहार जीत गए और 39 सीट कम नहीं होती। उधर आप महाराष्ट्र में देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर 41 सीट ले गए, बंगाल में 18 ले गए, कर्नाटक में 26 ले गए। अब 150 सीट तो इन्हीं 4 स्टेट से आ गई। क्या मोदी को ये लग रहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में डीके शिव कुमार खड़े हो गए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस महाराष्ट्र में मिल गई और जिन लोगों को वो तोड़ के आए वो किसी काम के नहीं निकले, चाहे वो अजीत पवार हो या शिंदे हो, तो महाराष्ट्र में हालत खराब,
बीजेपी की, कर्नाटक में हालत खराब, बिहार में नीतीश कुमार ने ऐसी तैसी कर रखी है, और जो ममता बनर्जी है वो दरवाजा नहीं खोलनी बंगाल का। आपको लगता है कि ये परेशानी है, और ऊपर से ये जो कास्ट सेंसस आ गया, जैसे सपोज करिए किसी ने आग में घी डाल दिया, क्या मोदी चारों तरफ से घिर रहे हैं? मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, चुनावी रणनीति की बात कर रहा चुनाव हूं की रणनीति जी। कर रहा हूं मैं क्या वो घिरते चले जा रहे हैं? और यही परेशानी है, क्योंकि किसी का तोड़ नहीं उनके पास। जो 150 सीटों का आपने हिसाब दिया, ये जातिगत जनगणना आने के पहले उस 150 में से 50 आना भी मुश्किल थी, 40-30 भी आना मुश्किल थी। अब ये जाति जनगणना का जो कार्ड चला और आज 10% जो इकोनॉमिक बैकवर्ड को दिया, ईडब्ल्यूएस, तो ये जो जो सवर्णों को ये लग रहा था कि ये इतने बड़े जब पिछड़ों का नंबर देखिए क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने कहा कोई बताना नहीं चाहते। अरे आपकी भी इज्जत हमारे दिल में है, आपको भी हम इज्जत से रखना चाहते हैं। अब क्या होगा? अब मोदी जी किस प्लान पे रोएंगे? मोदी जी कहेंगे कि ये गरीब भी मेरी जाति है, तो तुमने गरीबों के लिए क्या किया बताओ जरा। गरीबों के लिए आपने सिलेंडर 700 रुपए का कर दिया। 700 रुपए कोई गरीब सिलेंडर खरीद सकता है? 700 रुपए के मायने प्रधानमंत्री ने कभी देखे? नोट गिन के 700 रुपए कमाने के लिए कितना टाइम लगता है आज के डेट में? दालें कहां गई है, तेल कहां गया है, रेलवे का ट्रैवल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या बचा है? आपने गरीबों को तो यहां मरने के लिए छोड़ दिया है। 2014 से लेके गरीब मर ही रहा है, जिंदा बड़ा मुश्किल से बच रहा है, वो जानता है कैसा बच रहा है। आप गरीब मेरी जाति है, करीब मृत्यु शैया पे है। दूसरी ओर आप अपना देखिए, पार्टी में भयानक विरोध है, पार्टी पे कंट्रोल निकल गया है, विद्रोह के सुर सब दूर है। राजस्थान में अभी तक लिस्ट अनाउंस नहीं कर पा रहे आप। मध्य प्रदेश में चौड़े होकर जो लिस्ट अनाउंस की उसमें इतना विद्रोह हो गया कि अब सिटिंग एमएलए की टिकट काटने में नौबत आ रही है, यदि काटना भी हो तो। छत्तीसगढ़ आपके हाथ में गया, तेलंगाना आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार केसीआर के चरणों में लौट रहे हैं। उधर मिजोरम में पैर रखने दे रहे, नॉर्थ ईस्ट में तो जाने की औकात नहीं रहेगी आपकी। और ऐसे में यदि ये 5 राज्य हार जाते हैं, 3 पहले, 8 राज्यों की हार के बाद जो खेला खत्म, परसेप्शन बनेगा और जो नीतीश कुमार का फिर अगला जो चाल चलेगी, नीतीश कुमार अभी तरकश में बहुत तीर है नीतीश कुमार के, जुगाड़ू होने में और चाणक्य होने में बहुत फर्क होता है जी। क्योंकि अंदर तक टाइगर एक ही जवाब, अंदर तक आप जानते, आप अंदर तक जान रहे हैं, राहुल गांधी हो, खड़गे हो, नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ऐसा कोई नेता नहीं है टाइगर जो आपसे वाकिफ ना हो और आपका सम्मान ना कर पाओ। तो आप उनको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक चीज पूछ रहा था कि क्या नीतीश कुमार का सम्मान राहुल गांधी करते हैं? क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार की बात मानते हैं, गौर करते हैं? Does he pay respect to him? Does he follow नीतीश कुमार? There are 2 things दीपक जी। नीतीश कुमार इतना हम्बल व्यक्तित्व है। नीतीश कुमार अहंकार की पैदाइश नहीं। नीतीश और लालू की यदि मैं दोनों की कंपेयर करूं तो लालू जी में थोड़ा अहंकार आ जाता है, बड़बोलेपन आ जाता है। नीतीश जमीन पर रह के बात करते हैं और नीतीश मन में कोई बात नहीं करते, जो बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। नीतीश जो बात राहुल से करेंगे वही बात नीतीश जी ममता से करेंगे, वही बात केजरीवाल से करेंगे, और वही बात शरद पवार से भी करेंगे, और वही बात सीताराम येचुरी से भी करेंगे। वो पेशेंट लिसनर है। यदि किसी ने उनकी गलती बता दी तो वो गलती एक्सेप्ट भी करते हैं, सुधारने का प्रयास भी करते हैं। तो नीतीश एक अलग रसायन है। नीतीश कोल्ड ब्लडेड ऑपरेटर है। उसके राहुल गांधी उनका सम्मान करते हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। बहुत ज्यादा उनकी बात मानते कि नहीं? राहुल जी उनका बात मानते हैं, राहुल जी सम्मान करते हैं। अब राहुल जी लालू के घर मटन खाने गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीतीश को गाली देंगे। ये मीडिया का प्रोडक्शन है। जी जी। आज आप मुझे बताइए, इकोनॉमिकल सर्वे भी आया, इकोनॉमिकल रिजर्वेशन भी आया और सर्वे भी आया, क्या लालू यादव का इसमें कोई सर्वसम्मति नहीं होगी? आज कोई नहीं बोल रहा कि लालू के और नीतीश के झगड़े हो रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया लगातार इनको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर वो एक है ना, वो कौन सा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जिसपे पूरा परिवार धक्का देता है, हाथ तुड़वा लेता है, लेकिन दीवार नहीं गिरती। वो इंडिया की दीवार उस सीमेंट से बनी हुई है।
ये दो गुजराती कितना भी सर फोड़ दे, सर फूट जाएगा, दीवार नहीं टूटेगी। अब ये गठबंधन कितना तेज दौड़ेगा। और लोग कहते ना सीट एडजस्टमेंट में झगड़े होंगे। दीपक जी, मैं कई लोगों को व्यक्तिगत पूछ चुका हूं, हर इंडिया का गठबंधन का हर मेंबर त्याग करने को तैयार है। वो बोलता है डोंट वरी, मैं सीट छोड़ दूंगा। यहां सीट छोड़ने के लिए लाइन लगी हुई है जी, सीट मांगने के लिए नहीं, छोड़ने। अगर एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि नीतीश एक बहुत मैच्योर हैं और लालू यादव और नीतीश जहां साथ खड़े हो जाए, फिर उद्धव ठाकरे आ जाए, तो एक अंबुजा सीमेंट जैसी एक मजबूत दीवार जिसको अब गिराया नहीं जा सकता। इंडिया अलायंस एक ऐसी दीवार है। और राहुल गांधी ने भी बहुत मैच्योरिटी लेवल दिखाया है पिछले साल भर की जो राजनीति हम देख रहे हैं सड़कों पर या मंच पर। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था भाव कि इतना बड़ा डिसीजन नीतीश ने ले लिया कि हर नेता कहीं ना कहीं या तो उसका स्वागत कर रहा है या विरोध कर रहा है अंदर ही अंदर। इतने बड़े फैसले पर मोदी जी ने कल भी भाषण दिया, आज भी भाषण दिया, एक बार उन्होंने स्वागत नहीं किया कि भाई ये ओबीसी का रिजर्वेशन आपने अच्छा किया, हम भी कराएंगे, कास्ट सेंसस सही बात है, होनी चाहिए, हम भी कराएंगे। मोदी जी को साथ क्यों सुन गया है? ये रिजर्वेशन को लेकर मोदी जी इतने अंडर प्रेशर क्यों है? मोदी जी की इतनी औकात नहीं रह गई कि अब वो खुद डिसीजन लें। मोदी जी को संघ के तरफ बार बार देखना पड़ रहा है, क्योंकि यदि संघ के खिलाफ मोदी जी चले गए या संघ को नाराज कर दिया तो मोदी जी के 100 सीटें भी नहीं आएंगी लोकसभा में। मोदी जी संघ के सामने भी शरणागत है। और संघ बात सबकी, हाँ, संघ बात सबकी करते हैं, लेकिन संघ में आज भी ब्राह्मणवाद हावी है। सवर्णों का खेल आज भी संघ के सबको लगता है कि पक्ष में है। इसीलिए कहीं शर्मा तो कहीं धामी मुख्यमंत्री बनते हैं और कहीं भी योगी आदित्यनाथ को ऊपर से टपकाया जाता है, एक भूमिहार का मुंह में से निवाला निकाल के। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आरएसएस, नहीं, आप ये कह रहे हैं टाइगर, आप ये कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस बुनियादी तौर पे रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, वो नहीं चाहता है कि ओबीसी और ईबीसी और ये सब कुछ हो, सो दैट जो हिंदू हैं वो जातियों में बट जाएं, और जब जातियों में बट जाएं तो हिंदू की जो यूनिटी है, जिसको यूनाइट करना चाह रहे हैं और एक बड़ा वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं, उस प्रयास पे पानी फिर जाता है। तो चूंकि आरएसएस तैयार नहीं है, इसलिए मोदी चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी प्रचारक ही रहेंगे। नहीं, प्रचारक नहीं है, उनके पास मजबूरी है। यदि उनने कहा कि हम रिजर्वेशन देंगे और संघ विड्रॉ हो गया तो इनकी 100 सीटें नहीं आएंगी। उनको संघ की नितांत जरूरत है लोकसभा के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनका टोटल फेल्यूर, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया अचीवमेंट के नाम पे, और जो बताते हैं वो खोखला है। आखिरी सवाल है और लास्ट कमेंट मैं आपका चाह रहा हूं, क्या नीतीश कुमार भारी पड़ते जा रहे हैं अमित शाह पर, मोदी पर, गुजरात लॉबी पर? और क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा स्कोर बोर्ड है 2024 के फाइनल का, ये स्कोर बोर्ड धीरे धीरे टिल्ट कर रहा है, धीरे धीरे ये इंडिया अलायंस के पक्ष में जा रहा है जो स्कोर कार्ड है 24 का? देखिए, बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं नीतीश कुमार, ये बात तो तय है। और जो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड से टिल्ट हो रहा है। इन 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर तक देख लीजिएगा और फिर बात करेंगे हम चुनाव के नतीजे आने पे कि कैसा बोर्ड टिल्ट हुआ है। तब कई बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना करेंगे, जैसे अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग रोज कह रहे हैं कि तबियत ठीक नहीं है। एक नेता ने तबियत ठीक नहीं है, 5 महीने बाद ठीक हो सकती है, मतलब एक चुनाव नहीं लड़ना है मुझे। बड़ी बात आज आपने कही, आपने कहा एक तो नीतीश लगातार भारी पड़ते जा रहे हैं गुजरात लॉबी पे, और दूसरी तरफ आपने एक बात और कही कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसके जो दिसंबर में नतीजे आएंगे बहुत हद तक बता देंगे कि जो जनता का फैसला है, जनता का मैंडेट है, किस तरफ झुक रहा है, क्या इंडिया अलायंस की तरफ झुक रहा है। और अगर वो इंडिया अलायंस की तरफ झुक रहा है तो फिर 24 का जो नतीजा है वो फिर कहीं ना कहीं हमको सामने दिख रहा है, वो भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। टाइगर, आपने समय निकाला और आपने बड़े बेखौफ तरीके से एक ऐसे दौर में जब मीडिया के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, पूछताछ हो रही है, डराया जा रहा है, ऐसे दौर में और ऐसे दिन आप जिस तरह से बेखौफ बोल रहे हैं, सैल्यूट टू यू सर।
आपकी हिम्मत को, आपके मोदी जी के साथ किसकी यारी है? आज कल, कल आपकी तो आज मेरी, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी बारी है। जी चलिए, तो आप आए और आपकी हिम्मत को मैं फिर सलाम करता हूं, और आपने दर्शकों को जिस तरह से एक रोशनी दी है कि नीतीश कुमार किस तरह से उनकी व्यू रचना में गुजरात में कस रही है, और इसके परिणाम क्या होंगे, ट्रेलर हमें दिसंबर में दिखेगा, फाइनल पिक्चर 24 में दिखेगी। टाइगर, आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।